नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अमृत मेक इजी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। आज हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो रहेगा प्रैक्टिस सेट नंबर 3 और आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे। कल का जो सेट था उसमें आपके 17 क्वेश्चन थे। तो चलिए आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट फटाफट। तो सबसे पहले आप लोगों के सामने जो स्क्रीन पर क्वेश्चन आया है वो है आपका लिंगराज मंदिर और जगन्नाथ मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें हमें सत्य कथन आपको देखना है। इसमें सत्य कथन देखना है कि सत्य कथन कौन सा है। ठीक है, तो दो ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। नंबर 1 पर कहा गया है ये दोनों ही मंदिर उड़ीसा में एक ही शहर में स्थित है, यानी कि लिंगराज मंदिर और जगन्नाथ मंदिर के बारे में बात की गई है। तो ये दोनों मंदिर उड़ीसा के एक ही शहर में स्थित है, ये बताना है। दूसरा है ये दोनों मंदिर नागर शैली में निर्मित हुए हैं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है ऑप्शन आपका सही रहेगा। ए में दिया गया है केवल एक सही है, बी में दूसरा सही है और सी में दिया गया है दोनों सही है। डी में कहा गया है न ही एक और न ही दो। तो इसका आपको आंसर बताना है। ठीक है, चलिए तो देखिए लिंगराज मंदिर आपका जो है, इसके अलावा जगन्नाथ मंदिर की बात करें तो ये वाला जो आपका आ जाएगा कहां पर, ये होगा आपका पुरी में, ये आपका पुरी में है। और लिंगराज मंदिर की बात करें तो ये आ जाएगा आपका भुवनेश्वर में, भुवनेश्वर में है। तो दोनों एक ही शहर में स्थित नहीं है, तो ये ऑप्शन 1 तो आपका गलत हो जाएगा। ये दोनों मंदिर नागर शैली में निर्मित है। ये उत्तर भारत की शैली है। नागर शैली जो है उत्तर भारत में इसी शैली में स्थापत्य कला का विकास हुआ है या मंदिरों का निर्माण हुआ। तो दूसरा ऑप्शन इसमें सही रहेगा, तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका पंचायतन मंदिर निर्माण की एक शैली है, ये आपका कथन है। और आर में कारण दिया गया है इसमें 4 अन्य मंदिरों से घिरा एक केंद्रीय मंदिर होता है। तो कौन सा इसका ऑप्शन सही रहेगा आपको ये इसमें बताना है। ए में दिया गया है ए तथा आर दोनों सही हैं और आर कथन ए की सही व्याख्या करता है, इसमें दिया गया है। इसके अलावा बी में है आपका ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता। और सी में दिया गया है कि आपका ए सही है परंतु आर गलत है। और डी में है आपका ए गलत है परंतु आर सही। तो कौन सा इसका आंसर रहेगा ये आपको बताना है। चलिए देखिए पंचायतन मंदिर निर्माण की एक शैली है, ये बात सही है। इसके अलावा इसमें 4 अन्य मंदिरों से घिरा एक केंद्रीय मंदिर होता है, तो ये भी सही है। कुल मिलाकर इसमें 5 मंदिर होते हैं, एक आपका बीच में होता है मंदिर, इसके अलावा इसके चारों ओर जो है मंदिर होते हैं। तो इसको बोलते हैं पंचायतन मंदिर निर्माण शैली। तो इसमें आपका ये पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, ठीक है। और इसका स्पष्टीकरण भी आपका सही है, यानी कि ए तथा आर दोनों सही है तथा आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन ए इसका आ जाएगा। चलिए जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है 64 योगिनी मंदिर। 64 योगिनी मंदिर के बारे में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत देखना है हमको, गलत इसमें कौन सा है। तो 1 पर दिया गया यह मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। दूसरा है यह मंदिर वर्गाकार मंदिरों में से एक है। तो कौन सा इसका आंसर सही होगा ये आपको इसमें बताना है। चलिए फटाफट। तो इसमें देखिए 64 योगिनी जो मंदिर है ये मध्य प्रदेश में स्थित है, तो ये आपका ऑप्शन सही रहेगा। इसके अलावा यह है एक वर्गाकार नहीं, ये वृत्ताकार मंदिर है, ठीक है। ये एक वृत्ताकार मंदिर है, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा आपका, ये पूछा इसमें असत्य, तो असत्य कथन होगा इसका कौन सा, दूसरा इसका असत्य होगा। तो बी ऑप्शन इसमें आ जाएगा आपका। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कन्हेरी की गुफाएं किस राज्य में स्थित है। तो कन्हेरी की गुफाएं किस राज्य में स्थित है ये बताना है आपको। कन्हेरी की गुफाएं किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए में गुजरात दिया गया है, बी में आंध्र प्रदेश, सी छत्तीसगढ़ और डी में दिया गया है आपका महाराष्ट्र। तो इसमें बताना है आपको कि कौन सा आंसर आपका सही इसमें होगा। कन्हेरी की गुफा किस राज्य में स्थित है। कन्हेरी की गुफा किस राज्य में स्थित है। तो कन्हेरी की गुफा है आपकी कहां पर, तो महाराष्ट्र में स्थित है ये। और महाराष्ट्र में भी कहां पर, तो मुंबई में, मुंबई के पश्चिमी क्षेत्र में, मुंबई शहर के पश्चिमी क्षेत्र में आपकी कन्हेरी की गुफाएं स्थित है। तो डी ऑप्शन आपका सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन यानी कि गलत देखना है आपको, कौन सा है। एलिफेंटा गुफा में केवल हिंदू धर्म से संबंधित मूर्तियां हैं। बी में दिया गया है आपका पालीताना गुजरात में स्थित जैन मंदिर है। इसके अलावा बाघ की गुफाएं
के चित्र लोक जीवन से संबंधित हैं, और डी में दिया गया है नासिक की बौद्ध गुफाएं पांडव लोनी के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो कौन सा ऑप्शन इसमें गलत है आपको ये बताना है। चलिए, तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा आपका कौन सा, इसका सही आंसर रहेगा एलिफेंटा की गुफा। एलिफेंटा की गुफा केवल हिंदू धर्म से संबंधित है, ये आपका ऑप्शन इसमें गलत है। ये हिंदू धर्म के साथ साथ जैन व बौद्ध धर्म से भी संबंधित है, जैन व बौद्ध धर्म से भी संबंधित है, तो तीनों धर्मों से संबंधित है, तो आपका ए ऑप्शन इसमें गलत रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्तूपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। स्तूपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, आपको इसमें बताना है। ऑप्शन ए में दिया गया है नंबर 1 पर, स्तूप निर्माण का वास्तविक कार्य अशोक के समय शुरू हुआ था, और दूसरा है स्तूप के शीर्ष पर जो धातु पत्र रखा जाता है उसे हर्मिका कहते हैं। तो कौन सा इसमें आपका सही होगा, ये आपको इसमें बताना है। तो सत्य कथन देखना है इसमें आपको, ठीक है, सत्य कथन इसमें देखना है। बताइए इसका कौन सा आपका आंसर सही रहेगा। चलिए जी, तो इसका जो आंसर रहेगा सही मैं आपको बताऊं, स्तूप निर्माण का वास्तविक कार्य अशोक के समय शुरू हुआ था, ये ऑप्शन सही है आपका। स्तूप के शीर्ष पर जो धातु पत्र रखा जाता है उसको हर्मिका कहा जाता है। ये स्तूप का सबसे पवित्र स्थल माना जाता है, सबसे पवित्र स्थल आपका हर्मिका को ही माना जाता है, क्योंकि इसमें गौतम बुद्ध या उसके अनुयायियों के अवशेष रखे जाते हैं। तो इसका आपका दोनों ही ऑप्शन सही है, तो सी आपका आंसर सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, करण चौपड़, लोमस ऋषि और विश्व झोपड़ी आदि किसके प्रकार हैं। तो मंदिर के प्रकार हैं। ए में दिया गया, बी में स्तूप है, सी में राजमहल, और डी में दिया गया है गुफा। तो कौन सा इसका सही आंसर होगा, तो इसका आंसर बताइए, इसका सही आंसर कौन सा होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा कर्ण चौपड़, लोमस ऋषि और विश्व झोपड़ी, इसके अलावा आपकी सुदामा, ये सभी जो है आपकी गुफा का प्रकार है। और ये बौद्ध धर्म के रहने के लिए, बौद्ध धर्म के जो लोग थे उनके लिए जो ना उनके ये विहार थे यहाँ पर, ठीक है। और कहाँ पर है ये, बिहार में बराबर की गुफाओं को काटकर, बिहार में बराबर की गुफाओं को काटकर या बराबर की पहाड़ियों को काटकर, बराबर की पहाड़ियों को काटकर इन गुफाओं का निर्माण किया गया है, जिनके नाम आपके कर्ण चौपड़ है, लोमस ऋषि, विश्व झोपड़ी, सुदामा, ठीक है। इसके अलावा कोई अन्य यहाँ पर गुफाएं हैं। अगले क्वेश्चन, इसका जो सही आंसर होगा आपका वो होगा आपका कौन सा, तो डी आंसर इसका सही रहेगा, गुफा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पांडव शासकों के संरक्षण में कितने संगम काल या संगम का आयोजन किया गया था। ऑप्शन ए में दिया गया है 1, बी में 2 है, सी में 6 है, और डी में दिया गया है आपका 3। तो कौन सा आंसर इसका सही होगा। पांडव काल के समय या पांडव शासकों के समय दक्षिण भारत में जो संगम काल जिसको कहा जाता है, संगम की कितनी सभाओं का आयोजन हुआ था, ये आपको इसमें बताना है। तो इसका सही आंसर होगा आपका कौन सा, तो सही आंसर होगा इसका डी, यानी कि 3 संगम सभाएं हुई थी। इसके बाद किस महाकाव्य को तमिल साहित्य का इलियड कहा जाता है, किस महाकाव्य को तमिल साहित्य का इलियड कहा जाता है। तो इसमें ए में दिया गया है आपका शिल्पाधिकारम, बी में है आपका मणिमेखले, और सी में दिया गया है जीवक चिंतामणि, और डी में है तोल्कापियम। तो कौन सा इसका सही आंसर होगा, ये आपको इसमें बताना है। तो इसका सही आंसर होगा आपको ए, शिल्पाधिकारम। शिल्पाधिकारम जो है, शिल्पाधिकारम को तमिल साहित्य का इलियड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, नागर शैली उत्तर भारत की मंदिर निर्माण शैली है, ठीक है। चलिए जी, इस शैली का गर्भगृह ऊंचा होता है और मंडप छोटा होता है। तो इसमें कौन सा आंसर आपका सही होगा, इसमें आपको बताना है। तो पढ़िए इसको, क्वेश्चन को, और इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए। चलिए देखिए, नागर शैली उत्तर भारत की मंदिर निर्माण शैली है, ये बात सही है। उत्तर भारत में जितने भी आपके मंदिर बनते हैं वे आपके सब नागर शैली के ही उदाहरण हैं। इस शैली का गर्भगृह, जहां पर मूर्ति स्थापित की जाती है, ऊंचा होता है तथा मंडप छोटा होता है। मंडप जो है गर्भगृह के बाहर बनता है, और वहां पर ज्यादातर जो है इसमें मंडप की अगर बात करें तो मंडप में जिस भी देवता को स्थापित किया जाता है, गर्भगृह में जिस भी देवता को स्थापित किया जाता है, जैसे मान लो शिव है, अगर शिव को
गर्भगृह में स्थापित किया जा रहा है या शिवलिंग को स्थापित किया जा रहा है, तो उनके सामने नंदी की आकृति या नंदी के चित्र जो है, नंदी को बैठाया जाता है कहां पर, मंडप में, ठीक है। तो ये आपका छोटा होता है और ये थोड़ा सा बड़ा होता है, तो दोनों सही हैं, लेकिन स्पष्टीकरण सही नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर सही होगा आपका बी। ए आर दोनों सही है, परंतु आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता, ठीक है। तो बी इसका आंसर सही रहेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य का संस्थापक विजाल्य आरंभ में चालुक्यों के अधीन था, और आर में दिया गया है इसने तंजौर पर अधिकार कर लिया था। इसने तंजौर पर अधिकार कर लिया था, तो कौन सा आंसर आपका सही रहेगा, इसमें आपको ये बताना है, ठीक है। चलिए जी, चोल साम्राज्य का संस्थापक विजाल्य था, ये बात सही है। और आरंभ में चालुक्यों का अधीन, ये चालुक्यों का नहीं, ये आपका पल्लव, दक्षिण भारत में पल्लव थे, ये पल्लवों के काल में एक सामंत था, ये पल्लवों का सामंत था, ये पल्लवों का सामंत था, ठीक। तो ये आपका आंसर रहेगा गलत, यानी कि ए होगा आपका गलत, कथन गलत है। इसने तंजौर पर अधिकार कर लिया था, ये बात सही है, ठीक। तो आर सही होगा और ए होगा आपका गलत, तो ए है गलत और आर सही, तो डी आंसर इसका रहेगा आपका। चलिए जी, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। संगम काल में चोलों की राजधानी क्या थी? संगम काल में चोलों की राजधानी क्या थी, आपको इसमें बताना है। तो संगम काल में चोलों की राजधानी थी आपकी कौन सी थी? गंगे कोड चोलपुरम, ये तो उपाधि धारण की थी। इसके अलावा उरेयूर, तंजौर और नागपट्टिनम, तो इनमें से कौन सी इनकी राजधानी थी संगम काल में? देखिए, वैसे तो आपको मैं बताऊं, चोलों की जो राजधानी हुआ करती थी वो थी तंजौर, ठीक है। चोलों की जो राजधानी थी वो थी तंजौर, ठीक है। लेकिन बात करें संगम काल की, तो संगम काल में चोलों की राजधानी हुआ करती थी आपकी क्या? उरेयूर, ये थी उरेयूर जो है चोलों की राजधानी थी। तो सही आंसर इसका होगा आपका बी, तो बी आंसर इसका सही रहेगा। संगम काल में चोलों की राजधानी हुआ करती थी उरेयूर, ठीक है। और वैसे अगर बात करें, ठीक है, संगम काल के अलावा, तो संगम काल के बाद इन लोगों की राजधानी रही थी कौन सी? तंजौर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चोलकालीन प्रशासन में वारियम, चोलकालीन प्रशासन में वारियम किसको संदर्भित करता है? नगर प्रशासन को, ग्रामीण प्रशासन को, मंदिर प्रशासन को या राजमहल प्रशासन को? ये इसमें आपको बताना है। ऑप्शन ए बी सी डी दिया गया है, तो इसमें आपको अपना आंसर बताना है। तो चोलकालीन प्रशासन में वारियम किसको संदर्भित करता है? तो चोल काल में वारियम जो शब्द है, वारियम शब्द करता है आपका ग्रामीण प्रशासन को। ये ग्रामीण प्रशासन को इंगित करता है, ठीक है। ये जो है गांव का प्रमुख जो हुआ करता था, गांव की जो इकाई या गांव का जो क्षेत्र जिसके द्वारा चलाया जाता था उसको बोलते थे वारियम। तो इसका सही आंसर आएगा आपका ग्रामीण प्रशासन, तो बी ऑप्शन इसका सही रहने वाला है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चोल शासक राजेंद्र प्रथम के संदर्भ में निम्नांकित कथनों में से सत्य कथन की पहचान करनी है कि सही कौन सा है। इसने सिंघल राजा महेंद्र पंचम को बंदी बनाकर चोल राज्य में लाया था, नंबर 1 पर दिया गया है। 2 में है इसने पाल शासक धर्मपाल को पराजित किया था। तो कौन सा आंसर इसमें सही रहेगा, आपको ये इसमें बताना है। ए में दिया गया है आपका केवल 1, बी में दिया गया है आपका केवल 2, और सी में दिया गया है पहला व दूसरा दोनों, और डी में आपका दिया गया है, इसमें डी में दिया गया है न तो 1 और न ही 2। तो कौन सा इसका सही आंसर रहेगा ये आपको इसमें बताना है, ठीक है। चलिए जी देखते हैं। तो चोल शासक राजेंद्र प्रथम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य कथन देखना है हमको। इसने सिंघल यानी कि श्रीलंका के राजा महेंद्र पंचम को बंदी बनाकर चोल राज्य में लाया था, ये बात सही है। इसके अलावा इसने पाल शासक धर्मपाल को पराजित किया, ये आपका गलत है। धर्मपाल को इसने पराजित नहीं किया, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन इसमें गलत रहेगा। तो पूछा गया सत्य होगा केवल 1, तो ए इसका आंसर सही होगा। चलिए जी अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से किस चोल शासक में शिवपाद शेखर की उपाधि धारण की थी? निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने शिवपाद शेखर की उपाधि धारण की थी, ये इसमें आपको बताना है। नंबर ऑप्शन ए में दिया गया है आपका विजाल्य, बी में दिया गया राजेंद्र प्रथम, और सी में है राजराज प्रथम, और डी में दिया गया है आपका आदित्य प्रथम। तो कौन सा आंसर इसका सही होगा ये आपको इसमें बताना है। चलिए जी, तो इसका आंसर देखते हैं। किस चोल शासक ने शिवपाद शेखर की उपाधि धारण की थी आपके राजराज प्रथम के द्वारा?
राजराज प्रथम के द्वारा शिवपाद शेखर की उपाधि धारण की गई थी। जबकि बात करें विजाल्य की तो ये चोल साम्राज्य का संस्थापक था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन सेकंड के बारे में जानने का महत्वपूर्ण स्रोत है। ऑप्शन ए में दिया गया है आपके कथन में, ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन सेकंड या पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानने का महत्वपूर्ण स्रोत है। कारण में दिया गया है आपका इस अभिलेख की भाषा तमिल है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा आंसर इसका सही है। ए बी सी डी दिए गए हैं। ए में आपका कथन है और आर में कारण दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर बताइएगा। तो इसमें जो अगर बात करें ऐहोल अभिलेख की, ऐहोल अभिलेख से पुलकेशिन सेकंड के बारे में जानकारी प्राप्त होती है और इसी से जानकारी मिलती है कि पुलकेशिन सेकंड के द्वारा हर्षवर्धन को पराजित किया गया था। पुलकेशिन सेकंड के द्वारा हर्षवर्धन जो पुष्यभूति वंश के प्रमुख शासक थे हर्षवर्धन, उनको नर्मदा नदी के तट पर इनको पराजित किया था। किसने? पुलकेशिन सेकंड ने। तो पुलकेशिन सेकंड की अगर बात करें तो इसने जो है हर्षवर्धन को पराजित किया था। इस बात की जानकारी ऐहोल अभिलेख से ही मिलती है। और इस अभिलेख की अगर बात करूं मैं तो ये भारवी के द्वारा ऐहोल अभिलेख की रचना की गई थी। ऐहोल अभिलेख को लिखवाया गया किसके द्वारा? भारवी के द्वारा, जो आपका पुलकेशिन सेकंड के दरबार में रहता था या दरबारी राजकवि था। तो आपकी बात करें कि पहला, ठीक है, तो ए आपका कथन सही है। आर की बात करें या कारण की इस अभिलेख की भाषा तमिल थी, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस अभिलेख की जो भाषा थी वो थी आपकी संस्कृत। और संस्कृत के अलावा इस अभिलेख में प्राप्त जो है प्रयोग हुआ है ब्राह्मी का। ब्राह्मी व संस्कृत, इन दो भाषाओं का इसमें उल्लेख हुआ है, संस्कृत का और ब्राह्मी का। तो दूसरा कथन आपका गलत है। तो इसमें आपका एक यानी कि ए आपका सही है, परंतु आर कथन गलत है। तो सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। ऐहोल अभिलेख की जो भाषा है वो संस्कृत और ब्राह्मी है, न कि तमिल। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। पांड्य राजा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य कथन की पहचान करनी है। असत्य कथन की पहचान करनी है इसमें। तो नंबर 1 पर दिया गया है पांड्य राज्य कावेरी के दक्षिण में स्थित था, और दूसरा है इसकी राजधानी त्रावणकोर थी। तो कौन सा इसका आंसर सही होगा ये आपको इसमें बताना है। तो फटाफट जो है अपने आंसर इसमें दीजिए। ए में दिया गया है पांड्य राज्य कावेरी के दक्षिण में स्थित था, और नंबर 2 पर दिया गया है इनकी राजधानी त्रावणकोर थी। तो कौन सा आंसर सही होगा ये आपको इसमें बताना है। देखिए, पांड्य राज्य कावेरी के दक्षिण में स्थित था, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरी बात करें, इनकी राजधानी त्रावणकोर नहीं थी, इनकी राजधानी थी मदुरा इनकी राजधानी हुआ करती थी। दक्षिण भारत का शहर मदुरा, ठीक है, जिसको मदुरै के नाम से जाना जाता है, तो ये मदुरा जो है इनकी राजधानी थी। तो पहला गलत है और दूसरा गलत, पहला सही है, दूसरा गलत है। तो असत्य कथन की पहचान करनी है तो दूसरा, इसमें बी आ जाएगा पढ़ के, केवल दो इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 18। मिलान करने हैं आपको इसमें, मिलान करने हैं कि कौन सी रचना, एक तरफ आपके रचनाकार दिए गए हैं, दूसरी तरफ रचना यानी कि उनकी पुस्तकें दी गई हैं। दंडिन के सामने है 10 कुमार चरितम, कालिदास के सामने है विक्रमो वर्षीय, और सी में है भवभूति, और इनकी पुस्तक दी गई है आपकी जानकी हरणम, और डी में दिया गया है आपका कुमारदास की पुस्तक दी गई है उत्तरामच रितम। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा ये आपको इसमें बताना है। चलिए देखिए, इसका सही जो आंसर होगा, दंडिन की पुस्तक है आपकी कौन सी? 10 कुमार चरितम। इसके अलावा कालिदास की है आपकी विक्रमो वर्षीय, और भवभूति की अगर बात करूं तो भवभूति की पुस्तक है आपकी उत्तरामचरितम, और कुमारदास की है आपकी जानकी हरणम। तो यानी कि पहले का ए का 1 है, बी का 2 है, सी के सामने आ जाएगा कौन सा? 4, और डी के सामने आ जाएगा 3। ठीक है, तो डी के सामने 3 इनमें है, इसके अलावा 4 दोनों में है, और पहले के सामने पहला है, दूसरे के सामने दूसरा। तो डी ऑप्शन इसका डी। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका डी। इसका सही आंसर होगा आपका डी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका वाकपति द्वारा कृत गोडवाहों में किस शासक के बारे में वर्णन मिलता है?
किस शासक के बारे में वर्णन मिलता है ये आपको बताना है। वाकपति द्वारा कृत गोड़वाहो, गोड़वाहो ये पुस्तक है किसकी, वाकपति की। तो इसमें किस शासक के बारे में जानकारी मिलती है, तो इसमें आपकी जो ये पुस्तक है गोड़वाहो, इसमें आपकी यशोवर्मन के बारे में जानकारी मिलती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ए, यशोवर्मन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन यानी कि गलत का चयन करना है इसमें आपको। कृतार्जुनियम महाकाव्य है जिसकी कथा वस्तु रामायण से ली गई है। नंबर 2 पर दिया गया है, शिशुपाल वध महाकवि भास द्वारा रचित संस्कृत महाकाव्य है। तो इसमें कौन सा सही रहेगा, ए में दिया गया केवल 1, बी में है केवल 2, सी में आपका दोनों सही है, और डी में दिया गया है आपका न तो 1 और न ही 2 असत्य। इसमें हमको केवल असत्य देखना कि असत्य कौन सा है, गलत कौन सा है, तो इसमें वो देखना है। चलिए जी, तो कृतार्जुनियम महाकाव्य जो है जिसकी कथा वस्तु रामायण नहीं महाभारत, रामायण नहीं है, इसकी कथा वस्तु है कौन सी, तो महाभारत। महाभारत से लिया गया है क्योंकि इसमें अर्जुन और किरात के रूप में शिव, इसमें अर्जुन इसके अलावा किरात जो है किरात के रूप में लिया गया है शिव, इन दोनों के युद्ध का वर्णन किया गया है। इसके अलावा शिशुपाल वध महाकवि भास द्वारा, ये भास द्वारा नहीं था, यहां पर था आपका कौन सा, एक रास थे, रास करके लेखक थे, ठीक है, उनकी जो है शिशुवध ये कृति है जो संस्कृत का महाकाव्य है। भास नहीं, रास नहीं, यहाँ पे मास, ठीक है, मास नामक एक लेखक थे, मास नामक लेखक थे, तो उनकी कृति है। यानी कि कुल मिलाकर आपका जो पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है, तो इसमें दोनों आ गया ना, दोनों गलत है, तो सी आ जाएगा आपका, पहला व दूसरा दोनों गलत है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन है आपका, गुर्जर प्रतिहार वंश के निम्नलिखित शासकों को कर्मानुसार व्यवस्थित कीजिए। यानी कि सबसे पहले कौन आया, उसके बाद कौन और उसके बाद कौन बना। तो 3 दिए गए इसमें, नंबर 1 पर है नागभट्ट द्वितीय, नंबर 2 पर दिया गया है मिहिर भोज प्रथम, और नंबर 3 पर है वत्सराज। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, ए में दिया गया तीसरा पहला दूसरा, बी में है आपका दूसरा तीसरा पहला, और सी में दिया गया है आपका तीसरा दूसरा पहला, और डी में है आपका दूसरा पहला और तीसरा। तो सही आंसर कौन सा होगा इसमें आपको बताना है। गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले आए थे आपके कौन से, वत्सराज, तो पहले नंबर पर ये आ जाएंगे। इसके अलावा मिहिर भोज दूसरे होंगे और तीसरे होंगे आपके नागभट्ट, नागभट्ट सेकंड, ठीक है। तो इसका आएगा आपका कौन सा, तीसरा दूसरा पहला, सी ऑप्शन सही होगा इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका कौन सा, सी। चलिए जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गहड़वाल वंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। सही कथन इसमें देखना है, इस वंश का संस्थापक चंद्रदेव था। इसके बाद विजय चंद इस वंश का अंतिम शासक था, विजय चंद इस वंश का अंतिम शासक था। इसमें बताना है आपको कौन सा सही है। ए में दिया गया है आपका केवल 1 सही है, नंबर 2 पर दिया गया है केवल 2 सही है, नंबर 3 पर दिया गया है पहला व दूसरा यानी कि दोनों सही है, और डी में दिया गया है न तो 1 न ही 2 सही है। तो कौन सा इसका सही आंसर होगा ये आपको इसमें बताना है, ठीक है। चलिए जी, तो इसका कौन सा सही आंसर होगा ये आपको इसमें बताना है। तो देखिए गहड़वाल वंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनकों में से कौन सा कथन सत्य है। तो इस वंश का संस्थापक चंद्रदेव को माना जाता है, ये बात सही है बिल्कुल, ठीक है, ऑप्शन 1 सही है। विजयचंद इस वंश का अंतिम शासक नहीं था। इस वंश का अंतिम शासक की अगर बात करें गहड़ोल वंश की या गहड़वाल वंश की अगर बात करूं तो इस वंश का सबसे अंतिम शासक था आपका जयचंद आपका किसका समकालीन था, तो ये समकालीन था किसका, पृथ्वीराज चौहान का। ये पृथ्वीराज चौहान के समकालीन थे। पृथ्वीराज चौहान जो थे आपके, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, थर्ड, तो उनके समकालीन थे। और 1194 ईस्वी की अगर बात करें तो 1194 ईस्वी में एक युद्ध हुआ था आपका कौन सा, चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ। किस किस के बीच में हुआ, तो इसमें आपका ये हुआ था आपका मोहम्मद गोरी और एक तरफ थे जयचंद। तो इन दोनों के बीच में ये युद्ध हुआ था, ठीक है। और इस युद्ध में गोरी ने जयचंद की हत्या कर दी थी, ठीक है।
तो इसका जो सही आंसर होगा आपका, क्या पूछा गया है, सही कथन। तो सही कौन सा होगा, तो सही होगा इसका केवल एक, तो केवल एक इसका सही है। ठीक है, चलिए जी क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, चंदेल वंश की स्थापना बुंदेलखंड के क्षेत्र में हुई। इसके बाद कारण है भोज इस वंश का महानतम शासक था। तो कौन सा इसमें सही है, ये आपको इसमें बताना है। तो ए में दिया गया है ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। इसके बाद बी में दिया गया है ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता। और इसके बाद अगला दिया गया है आपका नंबर सी पर ए सही है परंतु आर गलत है। और डी में दिया गया है ए सही है तथा ए गलत है तथा आर सही है। तो कौन सा इसका सही आंसर होगा, ये इसमें आपको बताना है। ठीक है, फटाफट बताइएगा कि इसका कौन सा आंसर आपका सही होगा। देखिए जी, इसमें चंदेल वंश की स्थापना बुंदेलखंड के क्षेत्र में हुई थी, ये बात बिल्कुल सही है। तो आपका कथन सही है। ठीक है, इसके बाद भोज इस वंश का महानतम शासक था। भोज इस वंश का महानतम शासक नहीं था, जबकि इस वंश का सबसे महान शासक की बात करूं तो भोज परमार के नाम से एक शासक था। भोज परमार, भोज अलग हैं और भोज परमार इसमें अलग शासक थे। ठीक है, तो भोज परमार इस वंश का सबसे महान शासक माना जाता है। तो इसमें आपका ए सही है तथा आर गलत है, तो सी ऑप्शन इसमें सही रहेगा आपका। ठीक है, चलिए जी क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में कौन सा आपका सही रहेगा। ठीक है, तो एक तरफ आपकी सूची फर्स्ट दी गई है, इसमें रचनाकार हैं। सूची सेकंड में आपकी रचना दी गई है। सबसे पहले है पद्मगुप्त, इनके सामने दिया गया नव सहसाक चरित। बी में दिया गया है विल्हण, विल्हण के सामने दिया गया है विक्रमांक देव चरित। इसके बाद राजशेखर प्रबंध कोश और मेरु तुंग के सामने दिया गया है प्रबंध चिंतामणि। इसमें कौन सा आंसर आपका सही होगा या कौन सा मिलान सही होगा, ये इसमें आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए फटाफट इसका जो है आंसर आप लोग बताइए कि इसका कौन सा सही आंसर इसमें होगा। तो देखिए, पद्मगुप्त की जो रचना थी वो थी आपकी नव सहसाकारम, सहसाकार चरित्र। विल्हण की आपकी दूसरा ही सही है, यानी कि विक्रमांक देव चरित्र है। राजशेखर की बात करें तो राजशेखर की प्रबंध कोश है और मेरुतुंग की है आपकी प्रबंध चिंतामणि। तो आपके इसके सारे ऑप्शन आपके सही रहेंगे, यानी कि एक दूसरे के सामने हैं। तो ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा। तो बी ऑप्शन इसमें सही होगा आपका। इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पाल वंश के शासक धर्मपाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। तो सत्य कथन देखना है कि सही कौन कौन से हैं। नंबर 1 पर दिया गया, यह गोपाल के पहले शासक बना था। यह गोपाल के पहले या गोपाल से पहले शासक बना था। नंबर 2 पर दिया गया है, इसने कन्नौज पर आक्रमण करके चक्रायुध को शासक बनाया था। यानी कि कन्नौज पर अधिकार करके इसने त्रिपक्षीय, देखो कन्नौज का जो क्षेत्र था ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है और कन्नौज को लेकर इस समय 3 वंश थे और तीनों वंश आपस में लड़ रहे थे। एक थे राष्ट्रकूट वंश के राजा थे। इसके अलावा प्रतिहार वंश के राजा थे और दूसरे थे पाल वंश के राजा। तो ये तीनों जो है कन्नौज पर अधिकार करने के लिए इन तीनों के बीच में त्रिपक्षीय संघर्ष चल रहा था। उसको कहा जाता है त्रिपक्षीय संघर्ष उसको कहा जाता है। और त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल वंश के शासकों की ओर से सबसे पहले जो भाग लिया था वो लिया था धर्मपाल के द्वारा लिया गया था। बात करूं मैं पाल वंश की, तो पाल वंश का जो संस्थापक था, पाल वंश के संस्थापक थे आपके कौन? धर्मपाल इस वंश के संस्थापक थे। और धर्मपाल के ही, एक मिनट, धर्मपाल नहीं, गोपाल, ठीक है। पाल वंश के जो संस्थापक थे वे थे आपके गोपाल और इन्हीं के पुत्र का नाम था धर्मपाल। तो इन्हीं के पुत्र का नाम धर्मपाल था। तो सबसे पहले गोपाल शासक बने, उसके बाद धर्मपाल बने। तो इसमें कहा गया है कि यह गोपाल से पहले शासक था। कौन? धर्मपाल। तो धर्मपाल गोपाल से पहले नहीं, गोपाल के बाद शासक था। तो गोपाल के बाद शासक बना, तो पहला गलत है आपका इसमें।
इसने कन्नौज पर आक्रमण करके चक्रायुध को शासक बनाया था। ये बात बिल्कुल सही है। तो इसका आपका केवल दो, तो केवल दो आंसर इसमें सही रहेगा। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा केवल दो। ठीक है, बात करूं मैं गोपाल के बारे में, तो गोपाल ने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी बिहार में। इसके अलावा धर्मपाल की अगर बात करूं, धर्मपाल ने भी एक विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। भाग गया, पूरी हो गई थी वैसे तो। ठीक है, लाइट भाग गई, कहां से हुई ये